नमस्कार स्टूडेंट्स। हम राज्य नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं। उसके पार्ट 1 में हम राज्य नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जान चुके हैं। आज हम राज्य नीति निर्देशक तत्वों के वर्गीकरण को पढ़ेंगे, जो पार्ट 2 है। राज्य नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार किया गया है। समाजवादी तत्व, गांधीवादी तत्व, बौद्धिक एवं उदारवादी तत्व। सामाजिक तत्व में शामिल किए गए राज्य नीति निर्देशक तत्व है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय से अनुप्राणित एवं लोकहित साधक सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रयास। यह अनुच्छेद 38 है। अनुच्छेद 38(2) है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले एवं विभिन्न व्यवसाय में लगे लोगों की प्रतिष्ठा, अवसर एवं आय की असमानताओं की समाप्ति। अनुच्छेद 39 का स्त्री और पुरुष सभी के लिए समान जीविकोपार्जन की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 39(3) सामूहिक में समुदाय के साधनों के स्वामित्व एवं नियंत्रण का बंटवारा। 39(5) अर्थव्यवस्था के उत्पादन के साधनों के केंद्रीकरण पर रोक। 39(d) स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। 39(f) कर्मकारों की स्वास्थ्य एवं शक्ति एवं बच्चों की सुकुमार अवस्था के दुरुपयोग से रक्षा। 39(g) बालकों की आर्थिक सामाजिक परित्याग से रक्षा और उनके लिए गरिमामय वातावरण। 39(a) समान न्यायों एवं निःशुल्क सहायता। अनुच्छेद 41 बीमारी, अशक्तता, बुढ़ापा की दशा में लोक सहायता। अनुच्छेद 42 काम में मानवोचित दशा एवं प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर तथा जीवन स्तर एवं लोक स्वास्थ्य में उन्नयन। ये सब वे नीति निर्देशक तत्व है जिनमें समाजवादी तत्वों का पुट है, अर्थात वे नीति निर्देशक तत्व है जिसमें समाज को ध्यान में रखा जाएगा और समाज के कल्याण के कार्य किए जाएंगे। दूसरा है गांधीवादी तत्व। वे नीति निर्देशक तत्व जिनमें हमें गांधी जी की विचारधारा प्राप्त होती है, जिनमें हम गांधी जी की विचारधारा को पा सकते हैं, वो नीति निर्देशक तत्व है। कुटीर उद्योगों का सहकारी एवं व्यक्तिक स्तर पर विकास। अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन ताकि स्वशासी इकाइयों के रूप में वे काम कर सकें। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं समाज के दुर्बल वर्गों एवं अर्थ संबंधी हितों की रक्षा एवं उनकी सामाजिक अन्याय से रक्षा। अनुच्छेद 47 औषधि एवं श्रृंगार से भिन्न प्रयोजनों के लिए मादक द्रव्यों का निषेध। अनुच्छेद 48 कृषि पशुपालन का संगठन एवं गोवध निषेध। नीति निर्देशक तत्वों का तीसरा वर्गीकरण है बौद्धिक एवं उदारवादी तत्व। अनुच्छेद 49 स्मारकों की रक्षा। अनुच्छेद 48(a) वन्य जीव एवं पर्यावरण की रक्षा। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता लागू करना। अनुच्छेद 46 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की दृष्टि से राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध का, अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, विवादों का मध्यस्थ के द्वारा निपटारे को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। इस वर्गीकरण के अलावा डी बसु ने भी नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण किया है। ये हैं राज्य के आदर्श के रूप में, राज्य के नीति निर्धारक के रूप में,
एवं न्याय अमान्य अधिकार के रूप में। भारतीय संविधान में बाद में जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व है 39A निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी, अनुच्छेद 48A पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व है विभिन्न क्षेत्र एवं व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधा एवं आय विषमताओं की समाप्ति, 39A। 86 संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 45 क 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखरेख एवं शिक्षा के लिए प्रावधान। नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में क्या संबंध है? यह वाद विवाद हमेशा से रहा है और इसके लिए समय समय पर न्यायालय ने अपने निर्णय दिए हैं। सर्वप्रथम मद्रास राज्य बनाम चंपाइकम 2 राइजन केस 1951 में नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों के संबंध में टिप्पणी की गई। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय देते हुए कहा कि मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों पर अभिभावी होंगे। नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के अनुरूप और उसके सहायक के रूप में होंगे। इस केस में मूल अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों से ऊंचा स्थान दिया गया, परंतु बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह 1952 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 39 पर बल देते हुए, जो कि नीति निर्देशक तत्व है, निर्णय दिया कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लोक प्रयोजन के लिए पारित किए गए हैं, अतः संवैधानिक है, भले ही इससे संपत्ति के मूल अधिकार का हनन होता हो। अर्थात इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से ऊंचा स्थान दिया। इसी चरण में द केरल एजुकेशन बिल 1953 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों पर अभिभावी नहीं हो सकते। तथापि मूल अधिकारों का विस्तार निर्धारित करते समय न्यायालय नीति निर्देशक तत्वों की उपेक्षा नहीं करेंगे। दोनों में विरोध की दशा में सामंजस्यपूर्ण विवेचन का सिद्धांत अपनाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके दोनों को प्रभाव देना चाहिए। अर्थात इस केस में मौलिक अधिकारों को ऊंचा स्थान दिया गया, किंतु नीति निर्देशक तत्वों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। 1971 में संसद ने 25वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके नीति निर्देशक तत्वों के महत्व को और अधिक बढ़ा दिया। संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 ग जोड़ा गया, जो राज्यों को अनुच्छेद 39 ख और ग में उल्लेखित निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अर्थात ये राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए विधि अथवा कानून का निर्माण कर सकते हैं। ऐसी विधि इस आधार पर शून्य नहीं होगी कि वह अनुच्छेद 14 और 19 के द्वारा गारंटी किए गए मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती है। इस प्रकार इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39 ख और ग में दिए गए निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के ऊपर कर दिया गया। अर्थात 1971 का जो 25वां संविधान संशोधन था, उसमें नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के ऊपर कर दिया गया और उसमें कहा गया कि यदि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना है तो उस परिस्थिति में मूल अधिकारों को पीछे छोड़ा जा सकता है, उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। केशवानंद भारती के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने उक्त संशोधन को वैध ठहराया।
1976 में 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 31 में संशोधन करके इसके विस्तार को और अधिक बढ़ा दिया गया। उसमें सभी नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर लिया गया। इसके अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि अनुच्छेद 14 या 19 का उल्लंघन करती है। मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ 1980 में इस संशोधन को असंवैधानिक घोषित करते हुए न्यायालय ने निर्धारित किया कि भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार है और भाग 4 जो कि नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है में संतुलन भारतीय संविधान की आधारशिला है। अतः एक भाग को दूसरे भाग पर पूर्ण रूप से प्राथमिकता देना इस संतुलन को नष्ट करता है। जो संविधान के आधारभूत ढांचे का अंग है, नीति निर्देशक तत्व वह लक्ष्य है जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं और मूल अधिकार वे साधन है जिनके माध्यम से उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है। दोनों में कोई विरोध नहीं है। अर्थात मिनर्वा मिल केस में नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों की लड़ाई को समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व लक्ष्य है जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन मौलिक अधिकार है। धन्यवाद।